अच्छा, इन तीनों के अलावा एक चौथी भी हो सकती है कोई, वो क्या हो? आप सारा जरा जोर लगाए ना ज़हन पे कि सबसे खतरनाक मत कौन सी होती है जो दिमाग देता है। एक पुट्ठी एक सीधी है, एक मत मारी गई है। मत मारी गई तो चलो अच्छा है ना कि उसके बाद तो गल मुक गई ना। तो जब मत मारी गई बंदे दी तो फिर उन्होंने की करना है। दिमाग खुद अपनी मत कोई दे रहा है, वो झूठी मत हो सकती है, यानी दिमाग कह रहा है कि तुम्हारे हाथ गंदे। ये अभी जो आपके गए हुए थे तो कुछ पीछे बातें हुई थी, आपके बड़े काम किए हैं, तो आपने किसी को कहना भी मुझे दिखाएं, रिवाइंड करके दिखाएं बाद में। ये अंदाजा कर लें कि आपने किसी को कहना है आईटी डिपार्टमेंट में कि वो आपको अलहदा से दिखा दें वो बातें जो अभी सलमान जो है इनका एंट पखा हुआ था और बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन वो जो मत है जो ये कहता है मेरा ख्याल है तू घर दरवाजा खुला छड़ रहा है, इस्त्री लगी हुई है या कोई चूल्हा जल रहा है, तो ये एक ऐसी बैठे बैठे आ जाती है जैसे कि आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, ज़हन में आती है बात कि आज जहाज डिगेगा। अच्छा जी, ये क्या है कि हाथ बड़े गंदे ने तो ही जा। और क्या होती है ऐसी बातें जो बिल्कुल बेबुनियाद होती हैं और आपका दिमाग मुसलसल आपकी खिदमत में पेश कर रहा होता है। पॉप अप्स सोचने की बात है। इस पे कुछ बात करें कि बैठे बिठाए कोई ना कोई ख्याल जो आता है बंदे को, जब आपके बच्चे को खांसी आ रही होती है या उसके पेट में दर्द होती है या वो बुखार होता है तो रात उसे जाके चेक नहीं करती हैं। तो बीमारी में फ़र्क होता है। तो अगर आपके बच्चे में ये मसले हैं तो अगर रात को जाके अगर आप चेक करती हैं तो ये भी एक नॉर्मल मेडिकल प्रॉब्लम है जिसमें आप अपने बच्चे को चेक करती हैं कि वो अकेला बेचैन हो रहा है, तो ये आप उसे पूछते कि क्या हाल है, कैसे हो, क्या महसूस कर रहे हो, कुछ खाना है या कुछ जो भी उस वक्त मौका महल के मुताबिक से कोई अगर उसको बहुत बेचैनी है तो आप पूछ लेते हैं कि किस बात की बेचैनी है। तो ये ऐसे कोई अगर नेक नीति से इसे मेडिकल प्रॉब्लम समझ के किया जाए तो कोई प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है कि जब एक मसला है, जब कोई मसला नहीं होता तो ब्रेन कहता है कि चेक करो जरा, तो जब एक मसला इतने साल से है तो अगर दिमाग में आता है तो प्रॉबेबली जस्टिफाइड है और वो बुरा नहीं मनाएगा। फैसल को पता है कि मुझे निगहदाश्त चाहिए, थोड़ी बहुत निगरानी चाहिए, थोड़ी बहुत मदद चाहिए। क्या ये बात सही है कि हमारा दिमाग हमसे झूठ बोलता है, वक्तन फवक्तन बैठे बिठाए झूठ बोलना शुरू कर देता है। उसमें छोटे छोटे झूठ भी होते हैं कि आज जहाज डिगेगा, कोई बड़े बड़े भी झूठ होते हैं, दिमाग कहता है तुम इमाम मेहदी हो, या कोई इस तरह की चीजें भी ज़हन में आने लगती है। क्या ये बातें समझ में आती हैं कि ये दिमागी आर्जे की निशानदेही करती हैं? क्रेविंग होना, मनफी ख्याल आना, आपका दिमाग आपको कोई ऐसा पैगाम देता है जिसकी कोई एविडेंस नहीं है, जिसकी कोई वजह नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो दिमाग जो है हेल्दी नहीं है। आज जो है उन्होंने उम्रे पे जाना था तो वो 15 लोग गए एयरपोर्ट। एक खातून एयरपोर्ट से वापस घर आ गई कि मैं मर जाना जहाज च, मैं वापस जा रही ते मैं जा रही। तो बाकी 14 लोग ਉਹਨੇ गए 14 ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ते बाकी 14 चले गए तैयार रह गए। बाकी 14 को तो रिस्क में डाल दिया ना उसने अपने हिसाब से। उनको छोड़ के अगर वो उनको वापस लेके आती घर तो फिर तो ठीक था। ये जो दिमाग है जो इस तरह की बातें करता है तो ख्याल नहीं आता कि इसमें कोई गड़बड़ है। वो एक अलग इशू है, होशो हवास की बात और है, लेकिन ड्रीम्स में तो एक दिमाग अपने आप को रीसेट कर रहा होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही होती है, जितने भी ख्यालात होते हैं मिक्स एंड मैच हो रहे होते हैं, जैसे गरारियां आपस में कभी उल्टी कभी सीधी चल रही होती हैं, वो दिमाग अपनी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। लेकिन जब हमारा दिमाग मनफी ख्यालात देता रहता है जिससे हमें प्रॉब्लम होता है और उनमें कोई बुनियाद नहीं होती, कोई एविडेंस नहीं होती, तो हम नहीं सोचते कि ये दिमाग मेल फंक्शन कर रहा है। लेकिन जब आपका दिल तेज तेज धड़कने लगता है तो आपको क्या ख्याल आता है? दिल तेज तेज धड़कने धक 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 धक, तो क्या ख्याल आता है? हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसका जब भी किसी ऑर्गन से इस किस्म का कोई सिग्नल आता है, दाईं पसली के नीचे दर्द हो रही है, तो आपको लगता है नहीं यहाँ कोई गड़बड़ है। और अगर दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आता है जो आपको तंग करता है, आपका माइंड कहता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका ब्रेन कहता है कि नहीं ऐसी ही बात। माइंड कहता है तुम्हारे हाथ साफ हैं, तुमने 5-6 दफा धोए हैं। ब्रेन कहता है कि एक दफा हो चुकी अर्जे, साबुन कोल पे है, बेसन भी है, फिजिबिलिटी है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज की फिजिबिलिटी देखता है। ये नहीं देखता कि करने वाला काम में कि नहीं, बाज़ औक़ात फिजिबिलिटी देख के शुरू हो जाता। ये इंसान
انسان کا برین ایسے کام کرتا ہے, یہ کرنا ممکن ہے یا یہ کرنا ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ گھر سے باہر نکلے ہیں, جیسے ابھی جہارا کہہ رہی تھی, کچھ فاصلے پر گئے تک خیال آیا کہ وڈا گیٹ کھلا تھا نہیں, فلانی گل تھی نہیں, تو آپ کہتے ہیں ابھی میں 100-200 میٹر آیا ہوں تو میں واپس جا کے دیکھ لیتا ہوں. فیزیبلٹی کیا کہتی ہے کہ ناٹ اے بگ ڈیل, گڈی دا اسٹیئرنگ مارو, واپس آ کے چیک کر لو. یہاں سے بنیاد پڑتی ہے, اور لگتا ہے کہ بجائے بے چینی کو سہتے رہے جا کے تو چیک کر لینے ہو. اگلی دفعہ ہوتا ہے کہ زیادہ فاصلے سے واپس آ کے چیک کر لیتے ہیں, پھر اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ. مثال کے طور پر لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ رات کو وہ بستر پہ کروٹ لے رہے ہیں تو یکا ان کو خیال آتا ہے کہ آج دفتر سے واپسی پر ان کی گاڑی کے نیچے کوئی بندہ تو نہیں آ گیا. پھر تھوڑی دیر بعد انہیں خیال آتا ہے ویسے غور کر کدھرے آتے نہیں گیا. اس کے بعد وہ اپنے ذہن میں فلم چلاتے ہیں کہ وہاں سے میں یہاں مڑا تھا اور وہاں یہاں گیا تھا اور پھر یہ, تو پھر وہ کرتے کرتے کہتے یار جا کے تو اپنی گاڑی چیک کرو کہ اس کا اگلا حصہ یا پچھلا حصہ کوئی ڈیمیج تو نہیں ہے. خاص طور پر ہدایت کرتے ہیں کہ دیکھیں خون تے نہیں لگا ہوا, اور وہ جا کے چیک کرتا ہے تو وہاں ڈیمیج اور خون نظر نہیں آتا. کہتے یار انسانی جان کی بڑی قدر ہے, تو تمہیں گاڑی جا کے تو یہ اب رات ہے تو تمہیں سب جگہ چیک کرنا چاہیے کہ رستے میں کہیں کوئی خون یا کوئی ایسی چیز یا کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے, اور وہ رات کو 3 بجے سڑکوں پہ کھجل ہو رہا ہوتا. اٹ از آل بیکاز کہ فیزیبلٹی پہلے صحیح بن جاتی ہے کہ کرنے والا کام ہے اور ضروری ہے اور آسان ہے. اس ٹریپ میں لوگ آ جاتے کہ ضروری ہے, آسان ہے, چھوٹی سی بات ہے, کر لینے میں کوئی عرض نہیں, ہاتھ گندے ہیں, چل نہیں بھی گندے تھے ایک باری تو اونچ کی پرابلم ہے. یہاں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے. ایروژن سٹارٹس فرام ہیئر. زنگ لگنا یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ بھی ایک خیال ہی ہے. اور اگر اس پہ عمل کرنے لگے تو ایک واقعہ میرے پاس بھی ہے. ریگل چوک میں ایک دفعہ گاڑی چلاتے چلاتے پہنچا تو آگے ریڈ لائٹ تھی تو میں کھڑا ہو گیا, اور میں نے دیکھا کہ چاروں طرف ٹریفک ہے اور ایک لڑکا آیا موٹر سائیکل پہ, تیزی سے موٹر سائیکل چلاتے چلاتے چوک کراس کرنے لگا تو پولیس والے نے اس کو روک لیا. پولیس والے نے اس کو روکا ہے تو دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے, تو اس کے بعد وہ پولیس والے سے کوئی لڑا ہے لڑکا, اور پولیس والے نے جیب سے 500 کا نوٹ نکال کے اس کو دیا. اب یہ کافی انوکھا واقعہ ہے کہ چوک میں پولیس والا 500 کا نوٹ دے رہا ہے کہ جاؤ, کیونکہ وہ نشہ خریدنے جا رہا تھا, اس کا نشہ ٹوٹا ہوا تھا, اور وہ پولیس والے سے لڑنے لگا کہ تم نے میرا نقصان کر دیا ہے تو اب مجھے پیسے دو, تو اس نے اس کو 500 روپے دے دیے. تو انوکھے سے واقعہ تو دنیا میں ہوتے ہیں. تو لڑکا 500 لے کے نکل گیا, لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جو پولیس والا ہے اس کی دم نکل آئی ہے چھوٹی سی, اور دم ایسے گرو کرنے لگی ہے اور ایسے اوپر چلی گئی ہے, اور اوپر جا کے گھوم کے تو وہاں ایک LED بن گئی ہے اس طرح, اور اس پہ جو ہے جیو کے پروگرام چلنا شروع. اب کیا کرنا چاہیے؟ پروگرام دیکھنا چاہیے یا وہاں سے گاڑی سے چلتے ہوئے اپنے گھر چلے جانا چاہیے؟ اگر میچ لگا ہوا ہے تو اگر پاکستان جیت رہا ہے تو خاص طور پر پھر اسے دیکھ کے ہی گھر جانا چاہیے. تو بات یہ ہے, کوئی ایسے جیسے کہتے ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی سے ایک بچے نے خودکشی کا طریقہ پوچھا, لہذا چیٹ جی پی ٹی پہ نہیں جانا چاہیے. ویسے دنیا میں ہر سال 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کامیاب خودکشی کرتے ہیں, یعنی مر جاتے ہیں. 1,90,00,000 اٹیمپٹ کرتے ہیں. کیا وہ سب چیٹ جی پی ٹی کے پاس جاتے؟ وہ چیٹ جی پی ٹی کے پاس نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں نا خوئے بدرا بہانا بسیار, جیسے پٹھے پاس جانا ہے بہانے بہت. کبھی کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ وہم میرا یا وہ وہم میرا. تو دنیا میں کبھی نہ کبھی تو حادثے ہوتے ہیں, اور جو لوگ مسلسل کمنٹری کرتے رہتے ہیں کہ پتر آج نہ جا جے ہو جائے گا, پتر آج نہ جا جو ہو جائے گا, تو کبھی کبھی اتفاقاً وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس عورت کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے صحیح پریڈکٹ کر سکے. اس کی ماں کے پاس ایک وہم و برا دماغ ہے جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ جو نیا سال چڑھنے والا ہوتا ہے تو آج کل ٹی وی پہ پروگرام آئے گا, کچھ نجومی قسم کے لوگ بیٹھ کے بتائیں گے کہ اگلے سال کی ہوئے گا. وہ 4-5 لوگ ہیں, آپ جانتے ہی ہوں گے ان سب کو, جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ اگلے سال کی ہوئے گا, اور وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ 6 لوگ ہیں, اور 6 لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 3 لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے 2026 میں رہا ہو جائے گا, اور 3 لوگ کہتے ہیں نہیں پھنسا رہے گا. اخیر میں کیا ہوگا؟ 2 میں سے ایک چیز تو ہوئے گی نا. جب 2 میں سے ایک چیز ہوئے گی تو 3 بندے جڑے نا وہ پھر بڑے کرنی والے ہو گئے نا. ابھی 2-4 دن ہوئے لاہور میں کسی پرفیوم بنانے والی کمپنی نے اپنا پرفیوم جو ہے جو ایکسپائر ڈیٹڈ ہو گیا تھا تو وہ کہیں پھینک دیا. کہیں گڑا تھا تو اس میں وہ سارا انہوں نے کیمیکل پھینک دیا, اور اس کے بعد وہاں سے خوشبو آنے لگی, سارے علاقے سے خوشبو آنے لگی. آپ نے پڑھا ہی ہوگا یہ آج کل بڑا وائرل ہے واقعہ. خوشبو آنے لگی تو کسی بندے نے, اسد وہاں گیا, اس نے کہا لو جی کلو
100 रुपए का किलो, 100 रुपए का किलो, मतलब मिट्टी जो है खुशबू वाली 100 रुपए की किलो है ना बेचनी शुरू कर दी। क्या बिजनेस आइडिया है, पता नहीं कहाँ से लोगों ने आके वो मिट्टी खरीदी 100 रुपए किलो। एक बंदे ने बकायदा इंटरव्यू दिता, कहता मेरे पुत्र ਨੂੰ आवाज नहीं सी सुनाई देंदी, ए ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ खरीद के ਤੇ ਉਹ ਲੈ गया। तो आप समझ लें हर वक्त ही वहम तो करते रहते हैं ना हम सब, और अगर 1% भी उनमें से दुरुस्त हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी के अंदर मुस्तकबिल में झांकने की सलाहियत है। कुछ लोगों में अंदाजा लगाने की सलाहियत होती है, कुछ लोगों में, और मेरे इन बच्चों में भी अंदाजा लगाने की बहुत सलाहियत है कि कौन पैसे देगा, कौन अनेबलिंग करेगा, कौन प्रोवोकिंग करेगा, सब पता होता है ना आपको पता होता है कि अब्बा क्या कहेगा, अम्मा क्या कहेगी। तो ये जो चीजें हैं जो अक्सर लोग बताते हैं, कोई अपनी गवाही देते हैं कि वो फलां बाजार में गया। मेरे एक दोस्त हैं जिनकी मर्सिडीज चोरी हो गई, वो बड़े परेशान थे, उन्होंने बैंक से कर्जा लेके तो मर्सिडीज खरीदी थी, ऐसे लोग खरीदते हैं। उनके एक दोस्त ने कहा, कहता तू दाता साहब जा, तेरी मर्सिडीज मिल जाएगी। वो कहते यार घमाकता नहीं है गल्लां ने, मैं नहीं करदा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। कहते तू मैं मन तेरा कोई खर्चा आंदा है, चल कट्ठे चलने। दोनों कट्ठे दाता साहब गए, जाके अंदर नमाज पढ़ी, मत्था टेकिया, बाहर आए तो मर्सिडीज उत्थे खलोती सी। नहीं तो अब इसका मतलब क्या है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी वंस इन ए ब्लू मून हो जाता, वंस इन ए ब्लू मून दुनिया में होता रहता है कुछ ना कुछ। उसका मतलब ये नहीं होता जो चीज रेप्लिकेट ना की जा सके, यानी जो चीज, बात जरा दोबारा वहीं पे आ जाए, जो चीज रेप्लिकेट नहीं की जा सकती, दोबारा दोहराई नहीं जा सकती, उस पे यकीन नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन दाता साहब थे बहुत अक्लमंद लोग थे, सारे जानते हैं, लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। लोग मक्का शरीफ में बैठ के पैगाम दे रहे होते हैं कि यार तबीयत ठीक नहीं रहती, दाता साहब जाके दुआ मंगी, लोग कर रहे होते हैं। रेप्लिकेट जब तक ना किया जा सके, किसी चीज को दोहराया नहीं जा सकता, नंबर 1, किसी चीज को मुख्तलिफ मुकामात पे जब तक दोहराया नहीं जा सकता। ये जो साइंटिफिक स्टडीज की जाती हैं वो इस तरह की जाती हैं कि एक दफा एक स्टडी की है तो फिर उसको दोहराया जाता है तो फिर दुनिया में कई जगह उसे दोहराया जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, फिर जाके तो कोई बात बनती है। तो उस तरीके से सोचें अगर, तो कभी कभी तुक्का भी तो लग जाता है ना, कोई मतलब नहीं है। ये 5 सेंस का डिविडेंड है, डिविडेंड समझते हैं, मुनाफा, डिविडेंड मुनाफे को कहते हैं। ये 5 जो सेंसेस हैं हमारी, इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। सिनर्जी समझते हैं, वो 7 हैबिट्स में हैबिट नंबर 6 है, जब 2 लोग मिल जाते हैं आपस में तो 1 + 1 2 नहीं होता, 1 + 1 11 हो जाता। इसे सिनर्जी कहते हैं। जब आप देखते अच्छी तरह है, जब आप सुनते अच्छी तरह हैं, छूते अच्छी तरह हैं, फिर आपका दिमाग ये सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, खिचड़ी पकाता है, तो वो बड़ी मजेदार पक जाती है। इसको 6 सेंस कहते हैं। आपने लफ्ज जो है इंट्यूशन सुना होगा, इंट्यूशन। अच्छा, इंट्यूशन को 2 हिस्सों में तकसीम करें तो कहां से करेंगे, इन और ट्यूशन। तो आप कहते हैं मुझे इंट्यूशन हुई, इंट्यूशन उसको होती है जो ट्यूशन में रहता है, जो मुस्तकिल ट्यूशन में रहता है। उन होती रहती ना इंट्यूशंस होती है, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन इंट्यूशन। कभी जहारा का दिमाग खा रहे, कभी मेरा, कभी जो इंट्यूशन है उसका सिंपल सा लफ्ज है इन ट्यूशन, के बंदा ट्यूशन पढ़ता रहता है। तो ये होती है 6 सेंस। और क्या होना है 6 सेंस ने, क्योंकि हमारा जो कॉग्निटिव ब्रेन है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसका डिवाइन कनेक्शन है कोई, कि गायब से ख्याल आते हैं, गायब से ख्याल आते हैं, बैठे बिठाए कोई ना कोई सोच आ जाती है। बैठे बिठाए सोच आती है कि डॉक्टर साहब ने क्या सी कि 2 हफ्ते बाद मैं मोबाइल दे देंगा, तो हुन मैं क्यों मंगा। किसी को ये सोचें आ रही है तो बताए, 2 हफ्ते बाद क्या सी कि मोबाइल दे देंगे तो फिर देता नहीं, तो हुन मैं क्यों पूछा दोबारा। जो भी हमारा दिमाग है उसके बड़े स्पेशलाइज्ड हिस्से हैं, उसमें मरकज़ तजल्लियात भी है। दाता साहब की लौह पे भी लिखा हुआ है मरकज़ तजल्लियात। आपको पता है, किसी को कभी है कोई दाता साहब का शौकीन? नहीं लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, मगर क्या मतलब होता है इसका मरकज़ तजल्लियात का, जहाँ मौजज़े हों। ठीक है, तो हमारा ये दिमाग है जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये यहाँ मौजज़े होते हैं, ये मरकज़ तजल्लियात है। यहाँ अचानक ऐसे ख्याल आते हैं जो इंसान
इंसान दूसरों से शेयर करता है तो दुनिया बदल जाती है। मार्क जुकरबर्ग के ज़हन में ख्याल आया, फेसबुक का आइडिया आया। उसने 2-3 लोगों से बात की तो उन्होंने कहा अच्छा हो सकता है, और उन्होंने फिर इस आइडिया को अमली जामा पहनाया। आज आपको पता है कि दुनिया को फेसबुक चेंज कर रही। उन्होंने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना लिया है कि अब आप पोस्ट लिखते हैं तो वो सॉफ्टवेयर उसको एनालाइज करता है और एनालाइज करके फैसला करता है कि इस पोस्ट को लोगों तक पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना। फिर वहां एक चीज होती है जहां लिखा होता है सी इनसाइट्स, तो जब आप इनसाइट्स पे जाते हैं तो वहां लिखा होता है कि आपकी पोस्ट में ये खूबी है, ये खूबी है, हम इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज समझ क्या, एनहांस करें, आगे करें कि हाँ शेयर करना नहीं, इसको तो कुछ भी नहीं कहते। तो आप पोस्ट करते हैं तो पोस्ट के नीचे वो 2-3 क्वेश्चन डालता है तो उनके आंसर देता है, यानी जिस चीज का आपने पोस्ट में जिक्र किया होता है वो उस चीज की साइंटिफिक एविडेंस वहां डाल देता है। यानी आपने कोई बात कही, मसलन आपने कहा कि 20 मिनट अगर किसी क्रेविंग को फेस कर ले वो डाई डाउन करने लगती है, वो जो आपकी क्रेविंग है वो उसके अंदर ताकत कम होनी शुरू हो जाती है, वोल्टेज गिरने शुरू हो जाते हैं। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो पोस्ट के ऊपर टॉप पे वो मेटा एआई जो है वो लिखती है कि व्हाट इज क्रेविंग, हाउ टू डील विद ए क्रेविंग। तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये जो क्रेविंग है ये चीज होती है, इससे ऐसे डील करते हैं, इससे ऐसे डील करते हैं। और आप एक पोस्ट पढ़ते हुए इस तरह फायदा उठाते हैं। और फिर जो लोग वहाँ कमेंट्स कर रहे होते हैं तो मेटा एआई जो है उन कमेंट्स को एनालाइज करती है कि वो कमेंट्स किधर जा रहे हैं, आपके हक में जा रहे हैं, मुखालफत में जा रहे हैं, और वो आपको इंफॉर्मेशन इनसाइट्स में दे रही होती है कि जो बात आप कह रहे हैं तो वो लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। अब मुझे बताइए कि आज से 10 साल पहले फेसबुक में कोई ऐसी बात आपको कभी नजर आती थी? और लोग कहते थे कि फेसबुक 2016 के बाद खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था, लेकिन वो खत्म होने की बजाय एनहांस हो गई। वो मेरे दोस्त का एक का फोन कहता है मैं रोज दियां 10 पोस्टां पाना, कोई कमेंट नहीं करता, तुसी एक पोस्ट लिख दियो कदी कदी ते ओदे ते 300 कमेंट्स आ जाते हैं, उस पे 1000 शेयर आ जाते हैं। अभी मैंने परसों एक पोस्ट डाली तो उस पे 5.5 लाख लोगों ने वो देखी, उस पे 1000 जो है लोगों ने आगे शेयर किया, 300 लोगों ने कमेंट्स किया। मैं खुद भी थोड़ा परेशान हो गया तो मैंने इनसाइट्स देखी तो उन्होंने उसकी सारी वजूहात बयान की कि ये वजह है, वो वजह है, ये बात यूं है, ये बात यूं है। कैलकुलेशंस करके दी कि आपकी जो पोस्ट है वो 78% मर्द देख रहे और बाकी 22% खवातीन देख। मैंने उससे सवाल किया कि मर्द क्यों देख रहे हैं, खवातीन जो है जी वो आदमी का जिक्र था, उसके टाइटल में आदमी का जिक्र था। हाँ, उसमें था कि अकेला आदमी कोई आदमी नहीं होता, ये उसका उन्वान था, अकेला आदमी कोई आदमी नहीं होता। दूसरा उसका उन्वान था थोड़ी सी शर्मो हया, चुटकी भर शक चाहिए, चुटकी भर, ये 2 उन्वान थे उसके। लेकिन एनालिसिस वो हर चीज का करते हैं जी, क्योंकि चुटकी भर शक जो है ना एक हेल्दी चीज है। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में जो चुटकी भर शक है वो इम्प्रूवमेंट के लिए डाला। शक एक हेल्दी चीज है, वसवसा एक बीमारी है। 98.4 जो हरारत है ये एक हेल्दी चीज है। 102 बुखार होता है। 98 शुगर अगर हो सुबह उठते हुए तो वो एक हेल्दी चीज है। 485 हो तो वो डायबिटीज मेलाइटस होती है। तो आप समझ गए कि शक हो या हया, जिसे शर्मो हया कहते हैं, ये बहुत हेल्दी चीज है। लेकिन शर्मो हया बढ़ते बढ़ते जिंदगी को छुपा दे तो ये टॉक्सिक शेम है। तो कोई चीज ज्यादा होने से बीमारी होती है और कोई चीज कम होने से बीमारी होती है। तो वो जो चुटकी भर का लफ्ज मतलब समझ गए ना, वाजे करने के लिए साथ लिखा चुटकी भर, ताकि स्पेसिफाइड हो जाए कि थोड़ा जा शक जो है। वसवसा वो है जो आप नहीं करना चाहते तो करी जाते हैं। आप कहते हैं ये नहीं करना तो आप करी जाते हैं। शक वो है कि जो आप करना चाहते हैं तो कर लेते हैं और उसे निपटा देते हैं। शक वो है जो आपको कहता है कि ये ऐसा हो सकता है कहीं, और आप उसको चेक कर लेते हैं तो निपटा देते हैं। वसवसा वो है जो आपके एजेंडे में शामिल नहीं था। अगर आप फर्ज करें दफ्तर में किसी से मीटिंग तय की है, निगोशिएशंस होने हैं और वो सब आ गए और आप कहते हैं कि उनको बिठाओ, मेरे ज़हन में एक वसवसा है, जरा मैं पहले इससे डील कर लूं। जब आप वसवसे को प्रायोरिटी दे देते हैं, जब आप किसी चीज को जो कि एजेंडे में नहीं है प्रायोरिटी दे के एजेंडे में ले आते हैं, वो
वसवसा होता है। नहीं, असल में जब मैं आपसे बातें करता हूं तो यही बातें करूंगा ना। अगर मैं रायविंड जाके तबलीगी जमात वालों से बातें करूंगा तो ये बातें तो नहीं करूंगा ना। वहां जहां ऑडियंस जैसा हो उनके मतलब की बात करनी होती है ना, जो सुनने वाला है उसके मतलब की बात करनी होती है ना। नहीं, आपने पूछा जाएंगे, मैं क्या कब, तो आप इस चीज को समझ गए। और मैं समझता हूं कि यहाँ इस स्टेज से कोशिशें कर करके मेरे साथियों ने आपको अच्छी तरह ये वाजे कर दिया है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। अच्छी तरह सबको पता चल गया है कि एक एनिमल ब्रेन होता है, एक ह्यूमन ब्रेन होता है। ये थोड़ा थोड़ा आइडिया सबको हो गया ना, और आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया ना कि गड़बड़ कहाँ से होती है और सुधार कहाँ से आता है। यूजुअली क्या आपको लगता नहीं हम अंदर से तकसीम हैं, यानी हम अंदर से तकसीम है। किसी भी मामले में हमारे अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि नशा ना करो, और हमारे अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि कर लो, कुछ नहीं होता। तो अंदर से आवाज़ आती है ना दोनों किस्म की। तो इसका मतलब है कि अंदर एक माइंड है, अंदर एक ब्रेन है, या कोई दो हैं, और एक तीसरा भी है जो इन दो के दरमियान कहीं फंसा हुआ है कि किदा साथ दिया, माइंड का कि ब्रेन का। तो एक ये तीसरा भी है। ये तमाम जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होते हैं ये एनिमल ब्रेन में ही इंस्टॉल होते हैं वाया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी ह्यूमन ब्रेन के जरिए से। मुझे बताइए कि खाना कहाँ पकता है आपके घर में और खाया कहाँ जाता है? डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम में पकता तो उधर है और जाता उधर है, फिर जो पकी जाता है पकते पकते उधर ही शिफ्ट होता है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में सबसे पहले ख्यालात आते हैं, कुछ डिवाइन होते हैं, कुछ डिराइव्ड होते हैं। जैसे कुछ खाना आपके घर में पकता है, कुछ हमसाया वालों आ जाता है। डिराइव्ड का मतलब है कि आपने उसे खींच तान के अपनी तक लाए हो, कुछ बातें दूसरे लोगों के जरिए आप तक पहुंचती हैं। डिवाइन का मतलब है कि सडनली आपको ख्याल आता है। ख्याल जो है यूजुअली हेल्दी होता है, पर वो अनहेल्दी भी हो सकता है। अनहेल्दी ये हो सकता है कि आप अपने बेटे को कहें कि पुत्र तू आज हवाई जहाज से ना जा, जहाज डिगेगा। और वो ये भी हो सकता है ख्याल कि बेटा घर से जा रहे हो तो ईमानदारी से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, उसका अच्छा नतीजा निकलेगा। ऑनेस्टी इज स्टिल द बेस्ट पॉलिसी टुडे। एक हेल्दी होगा, एक अनहेल्दी ख्याल होगा। हम सोचते नहीं कि हमारे दिमाग में कोई खराबी हो सकती है। अगर हमारे पास दिमाग है तो दिमाग में खराबी हो सकती है। आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है तो फिर खराबी हो सकता है। लेकिन अगर मैं किसी को पूछूं भाई आपके माइक्रोवेव ओवन में कोई खराबी हो सकती है, कहता नहीं। मैं फिर बहुत पूछता हूँ, कहता साढ़े घर है ही नहीं। वो एक स्टेज ड्रामे में एक मर्द आर्टिस्ट एक औरत आर्टिस्ट को कहता है जाओ मैंने तुम्हें तलाक दी। तो वो औरत सोच में पड़ जाती है, फिर कहती है पर मैं तो तुम्हारी बीवी हूं ही नहीं। कहता है नहीं, इसके बावजूद मैंने तुम्हें तलाक दी। तो मतलब है कि कभी किसी चीज के पीछे हकाइक होते हैं, किसी चीज के पीछे वसवसे होते हैं। वसवसे जो हैं वो हमारे दिमाग में जो जितने भी ख्यालात रिकॉर्डेड हैं या जितने भी सॉफ्टवेयर रिकॉर्डेड हैं, ये उनका अंदर कोई गड़बड़ होती है तो वसवसे पॉपअप की शक्ल में। जैसे कभी बहुत किसी जगह गंदा पानी हो तो आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद एक बुलबुला सा ऊपर आके तो फट जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग कुछ दिन ज्यादा अच्छा काम करता है, कुछ दिन ज्यादा अच्छा काम नहीं करता। वो आराम करता है क्योंकि हम जब उसे खुद मौका नहीं देते आराम करने का तो फिर वो हमें मजबूर करता है। जैसे जब हम खुद नहीं सोते तो हम बाज़ औक़ात जंग कर रहे होते हैं नींद के खिलाफ, जो मर्जी कर लें तो हमारा दिमाग कहता है तेन सोना ही पाएगा। रात 3 बजे तो यह काम शुरू होता है, 3 बजे तक लाहौर के लोग जागते रहते हैं। उसके बाद वो बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। कोई यहाँ गिरा है, कोई वहां गिरा है, कोई बेहोश हो रहा है। वो अपनी पूरी जद्दोजहद कर रहा होता है कि सोना नहीं। तो बहुत सारे काम हैं जो हमें वैसे डिसिप्लिन के साथ करने चाहिए। जैसे पानी पीना है, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं कि यार मैंने की प्रॉब्लम है, फिर काफी देर बाद पता लगता है कि प्यास लगी है कोई, क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ पानी नहीं पीते। इसी तरह और बहुत सारे मसले हैं जो हम मजबूर होके करते हैं। मिसाल के तौर पर थकावट है, वो हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है। वो हमें कावड़ बना देती है। थकावट हमें बुज़दिल बना देती है। हमने जो काम करने होते हैं वो नहीं कर सकते। थकावट बाज़ औक़ात हमें ऐसा बना देती है कि कोई फ़ोन कॉल आ रही है तो उठाने को दिल नहीं करता। थकावट इतना परेशान करती है कि कोई मैसेज आता है तो उसका जवाब देने की सकत नहीं होती। पहली वजह जो इंसानी प्रोक्रेस्टिनेशन की है और सबसे बड़ी वजह वो यही है, थकावट। और थकावट का सिग्नल थोड़ी लेट आता है।
मतलब हमारा जो वजूद है, हमारा जो कॉन्शियस है और ब्रेन है, इसका सिस्टम ये तवक्को रखता है कि हम हर चीज वक्त पे करेंगे, और जब हम वक्त पे नहीं करते तो फिर सिग्नल आता है थ्रू टॉक्सिसिटी। जब हमें प्यास महसूस हो रही होती है तो हम ऑलरेडी उसका जहरीलापन सह चुके होते हैं। जब हमें भूख लग रही होती है तो हम ऑलरेडी नुकसान उठा चुके होते हैं। जब थकावट होती है तो वो अभी अभी नहीं हुई, वो काफ़ी अरसे से आपको पैगाम मसूल करना चाहिए था पर आप नहीं कर रहे थे। चीज़ों को वक्त पे करना या सिग्नल पे करना, इसमें हमारा नफ़ा नुकसान छुपा हुआ है। चीज़ों को वक्त पे करना, डिसिप्लिन के मुताबिक करना, वक्त पे सोना, वक्त पे जागना, इतना पानी पीना ही पीना है, खाना इतने बजे खाना है, और अगर ये रेगुलर रिदम में हम करना शुरू कर दें तो सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि हमारी विल पावर खर्च नहीं होती, जमा होना शुरू हो जाती है। जब हम एक चश्मे की तरह बह रहे होते हैं तो विल पावर जमा होती रहती है और हमारे काम आती है, क्रेविंग्स के खिलाफ काम आती है। हमारे कई कामों में वो हमें फिर एक पता होता है, जैसे आपके पास बैंक में रिजर्व पड़ा है, कई तरह से काम आ सकता है। उसका कॉन्फिडेंस जो है, वही कॉन्फिडेंस आपको पता होता है कि ये मैं कर लूंगा। इस तरीके से जो डिसिप्लिन लाइफ है, वो हम अगर किसी बंदे की जिंदगी देखते हैं कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड है तो हमें लगता है यार ये बंदा बड़ी मुसीबत में है, नुकी वक्त पे आया, तो वो बड़े सुकून में होता है। मेरे एक दोस्त है मियां मंशा, आप जानते होंगे, ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक वाले। तो मैंने उनसे एक दफा पूछा, मैंने कहा सुना है आप बड़े ही डिसिप्लिन्ड है, बहुत पुरानी बात है। कहते हैं हाँ जी, लोग कहते हैं। मैं कहता उन्होंने नहीं पता। मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि आपके घर से निकलने का जो टाइम है 11 बजे, उससे घड़ियां मिलाई जा सकती। कहते हैं हाँ ऐसा ही है। मैं कहा तुसी अपनी जान नू इन्ना वक्त च क्यों पाया? कहते हैं मैं क्यों पाया, इंज हो रहा आप ही हो रहा ऑटो ते, ये चश्मा बह रहा है कि कोई भी बंदा अगर आपको ऐसा नजर आए कि जो डिसिप्लिन पे चल रहा होता है, उसे आराम करने का वक्त है तो उसको ढाल लेना उस सांचे में। जी सारी रात खोल दूँ। मैं तकरीबन 10:30 बजे सोने की तैयारी करता हूँ, 11:15 बजे मैं सो जाता हूँ। उसके बाद कोई कॉल वगैरह आए तो मैं उठाता हूँ, मैं फ़ोन बंद नहीं कभी कर। रात को 2 बजे भी कॉल आए तो मैं उठाता हूँ और मुझे कोई बिला वजह की कॉल नहीं आती। और ये बहुत मेहरबानी करते हैं लोग, हमेशा ज़रूरी कॉल होती है जो मुझे आती है। पहले मैं सुबह 5 बजे उठता था, अब मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ और उसके बाद मैं पढ़ना लिखना शुरू कर देता हूँ। पहले पढ़ना और घंटे 1.5 घंटे बाद लिखना। उसके बाद हमारी एक जूम मीटिंग होती है जो कि 10 बजे होती है, लेकिन हफ्ते के कुछ दिन 9 बजे कोई प्रोफेशनल मेरे साथ मीटिंग के लिए घर आते हैं। जैसे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट के डॉक्टर इम्तियाज है तो वो मंडे को 9 बजे मुझे मिलने आते हैं, हर मंडे। 10 बजे जो जूम मीटिंग होती है वो 11:15 तक चलती है। उसके बाद मैं थोड़ी वॉक करने निकल जाता हूँ। आजकल धूप निकली होती है। इस्लामाबाद एक पेशेंट के साथ, मैंने किसी एक पेशेंट के साथ बात करनी होती है जूम पे, थोड़ी देर वो बात होती है, अबाउट 20 मिनट। फिर कराची एक पेशेंट के साथ बात करनी होती है और उस पेशेंट के साथ जो बात होती है कराची और इस्लामाबाद, उसकी जूम रिकॉर्डिंग बाकी पेशेंट्स को दिखा देते हैं वो। इसके बाद मैं फिर सो जाता हूँ तकरीबन 12:30 बजे और 2:30 बजे तक सोता हूँ अगर मुझे कोई जगाए ना तो। बीच में कॉलें आ जाए तो 2:30 बजे फिर उठता हूँ, फिर तैयार होके तो 4 बजे फिर बिलिंग बेस पहुंच जाता। तो बाकी तो आपके सामने ही है, फिर बातें शुरू हो जाती हैं। काम कोई नहीं करना, गल्ला करी जानी है। जो बॉटम लाइन है आज की बात को जो समझना है वो सिर्फ इतनी है, अपने ब्रेन को और अपने माइंड को समझ लें। इन दोनों ने मिल के आपकी खिदमत करनी है। इन दोनों को समझ, माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, ब्रेन हार्डवेयर की तरह काम करता है। थोड़ा बहुत स्टडी करें। एक बहुत अच्छी किताब है, अगर वो पब्लिक के लिए भी किताबें बहुत लिखी जाती हैं, डॉक्टर्स के लिए कुछ लिखी जाती हैं किताबें, कुछ उन्हीं टॉपिक्स पे पब्लिक के लिए लिखी जाती हैं। एक बड़ी शानदार किताब है जिसका नाम है हाउ द ब्रेन वर्क्स, और एक इसी तरह किताब है चिम पैराडॉक्स। ये पब्लिक के लिए लिखी हुई हैं लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट है उन्होंने लिखी हुई। इसी तरह डायबिटीज पे किताबें होती हैं जो पब्लिक के लिए होती हैं। इसी तरह एडिक्शन और अल्कोहलिज्म पे किताबें होती हैं जो कि अमेरिका में हर साल 100 कम से कम किताबें हैं हर साल जो नई बेहतरीन किताबें मार्केट में आती हैं जो कि एडिक्शन और अल्कोहलिज्म पे लिखी होती हैं और पब्लिक के लिए लिखी होती हैं। इसके अलावा कुछ 10-15 किताबें हैं जो कि डॉक्टर्स के लिए लिखी जाती हैं। वो जो डॉक्टर्स लिखते हैं वो कमाल करते हैं। उनमें कुछ नोबेल प्राइज याफ्ता डॉक्टर भी होते हैं। खास तौर पर उनकी किताबों में लैंग्वेज की फ्लो बड़ी खूबसूरत होती है और ये एक अलग से जहान है। इंटरनेट आने के बाद किताबों का मेयार गिरा नहीं, बढ़ गया है। उनको पता चल गया है कि उनका मुकाबला सोशल मीडिया से है, इंटरनेट से है। तो बहुत अच्छी किताबें जो हैं वो आती हैं। कोई भी डॉक्टर जो 40-50 साल काम करता है एडिक्शन
एडिक्शन अल्कोहलिज्म के फील्ड में, तो फिर वो कोई ना कोई किताब लिखता है जो दूसरे लोगों के भी काम आती है। तो यूं जिंदगी सिनर्जी से आगे बढ़ती है। इंसानों ने सिर्फ इस वजह से तरक्की की है कि वो एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, मिल के काम करते हैं और वो इंटरडिपेंडेंट हैं। सबसे पहले वो डिपेंडेंट होते हैं, फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर वो इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, कभी कभी यहाँ ठोकर खा के को डिपेंडेंट भी हो जाते हैं, फिर को डिपेंडेंट से निकल आते हैं, रिवर्स डिपेंडेंस में चले जाते हैं। रिवर्स डिपेंडेंस का मतलब है पहले वो वालिदैन पे डिपेंडेंट थे, अब वालिदैन उन पे डिपेंडेंट है। तो ये नेचुरल साइकिल है इंसानों की। जानवरों की साइकिल है डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस। अब इंसानों की साइकिल भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होती जा रही है कि पहले बच्चे वालिदैन पे डिपेंड करते हैं, फिर बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो फिर चले जाते हैं, नेवर कम बैक। तो ये डिपेंडेंस और जो डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का सफ़र है इंसानों का, ये भी जानवरों की तरह होता जा रहा है, जिससे कि इंसान बड़ा दुख उठा रहे हैं। और आप देखें तो न्यूयॉर्क में और लंदन में यही जिंदगी है कि बच्चा 18 साल का होगा तो चला जाएगा। कभी कभी पाकिस्तान में भी ऐसा ही नजर आएगा आपको, लेकिन लाहौर में जैसी जिंदगी है ऐसी जिंदगी शेखुपुरे में नहीं है। और शेखुपुरे में अगर ऐसी जिंदगी है तो चक गाफ बे 42 में ऐसी जिंदगी नहीं है। वहाँ डिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस है, को डिपेंडेंस है और रिवर्स डिपेंडेंस है। तो जो जो आप ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज की तरफ चले जाएंगे, कबायली सोसाइटीज की तरफ चले जाएंगे, देहाती कल्चर की तरफ चले जाएंगे, तो आपको अभी भी नेचुरल साइकिल नजर आएगी, क्योंकि वहाँ सारी जिंदगी नेचुरली चल रही होती है। गांव में एसी वैसी नहीं होते, गांव में माइक्रोवेव नहीं होते, शहरों में जिंदगी की सहूलतें होती है। तो जिंदगी जब शहरी ढंग में रंगी जाती है तो उसमें कुछ खराबियां भी आ जाती हैं। इसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन की खराबियां। जैसे सिविलाइजेशन की एक खराबी है कि अगर आप कुर्सी और मेज पे बैठ के काम करते हैं, सिविलाइजेशन की खराबी है, इससे बीमारियां जन्म लेती हैं। लिहाजा मुसलसल जो है कुर्सी पे या टेबल पे नहीं बैठना चाहिए, घंटा सवा घंटा एट द मोस्ट। उसके बाद थोड़ा चलना फिरना चाहिए, तो उससे फ़ायदा होता है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी वक्त हो गया, तो चलते फिर। थैंक यू वेरी मच।